देखिए, पहला प्रश्न है, अपने कमल जैसे आकार के लिए प्रसिद्ध बहाई मंदिर भारत के किस नगर में है? ये पेपर में हर बार आता है, लेकिन इसका रूप चेंज हो जाता है प्रश्न का, इसीलिए इसको समझने की जरूरत पड़ती है। सीधे सीधे कमल मंदिर बोलेगा तो आप समझ जाएंगे। उसने बोला क्या? बहाई मंदिर। क्यों? क्योंकि बहाई धर्म से संबंधित है वो, तो बहाई मंदिर। कमल मंदिर तो कमल मंदिर, लोटस टेम्पल तो लोटस टेम्पल। ठीक है, कहाँ पर है ये? दिल्ली। हाँ, दिल्ली में है। लिखिए, पहले इसके बारे में थोड़ा सा और लिख लीजिए। उत्तर लिख लिया इसका, दिल्ली। जी सर। दिल्ली में कहाँ पर है? नेहरू पैलेस। कई बार दिल्ली नहीं देगा तो नेहरू पैलेस भी दे देगा। नेहरू पैलेस। पीछे लिख लीजिए नंबर डाल करके। प्रश्न नंबर 1 के बारे में पीछे लिख लीजिए। लिखिएगा, कमल मंदिर। कमल मंदिर बहाई धर्म का मंदिर है। यहां पर विभिन्न धर्मों के लोग उपासना के लिए जा सकते हैं। और उपासना के लिए जाते हैं तो कैसा हो गया सरोज? चैत्य हो गया। आगे लिखें, कमल मंदिर में 9 दरवाजे हैं। कमल मंदिर में 9 दरवाजे हैं। जो कमल की तरंगधार पंखड़ियों के आकार में है। तरंगधार पंखड़ियों के आकार में है। तरंगधार पंखड़ियों के आकार में है। अगला सवाल लिखेंगे, बहाई मंदिर यानी कमल मंदिर का डिजाइन, इंपॉर्टेंट सवाल है ये। कमल मंदिर का डिजाइन, ये सामने है कमल मंदिर, देख सकते हैं अभी आप इसको। कमल मंदिर का डिजाइन ईरानी वास्तुकार, इंपॉर्टेंट सवाल है ये। ईरानी वास्तुकार फरीबर्ज साहब द्वारा किया गया था। फरीबर्ज साहब द्वारा किया गया था। कमल मंदिर विश्व में सबसे आकर्षक है। कमल मंदिर विश्व में सबसे आकर्षक है। यह बहाई मंदिर, अगला लिखेंगे, यह बहाई मंदिर। देखिए, हम बार बार बहाई मंदिर भी बोल देते हैं, कमल मंदिर भी बोल देते हैं, लोटस भी बोल देते हैं, ताकि आपको याद रहे। यह बहाई मंदिर शांति और एकता का प्रतीक है। शांति और एकता का प्रतीक है। इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछ लिया जाएगा। दिल्ली में स्थित लोटस टेम्पल किसका प्रतीक है? शांति और एकता का प्रतीक है। यहाँ पर लोग क्यों जाते हैं? उपासना के लिए। उपासनाएं तो होती है, जैसे ही अंदर बैठते हैं, बैठा करके क्या करते थे? शांत कर देते हैं सबको, और वहां बोलना नहीं है, तो फिर क्या करते हैं हम लोग? उपासना करते हैं। तो इसलिए क्या है ये? शांति और चैत्य है या चैत्य है? ओके। अगली लाइन से लिखेंगे, 24 दिसंबर 1996 को 24 दिसंबर 1996 को बहाई मंदिर का उद्घाटन हुआ। 1996 को बहाई मंदिर का उद्घाटन हुआ। अगली लाइन से लिखेंगे, 1 जनवरी 1997 में 1 जनवरी 1997 में बहाई मंदिर को या लोटस टेम्पल को
आम लोगों के लिए खोल दिया गया। आम लोगों के लिए खोल दिया गया। बहाई मंदिर भारत का 200वां यानी कि 200वें नंबर पर है। 200वां सबसे बड़ा मंदिर है। भाई मंदिर में कितने दरवाजे हैं? 9। सबसे बड़ा मंदिर। देखिए यहाँ पे गिने जा सकते हैं। ठीक है भाई, यहाँ पे गिने जा सकते हैं। और भी कई सारे डिजाइन है इसके। यहाँ पर भी देखे जा सकते हैं आसानी से। इधर ध्यान, तुम्हें दिखाई दे रहा है? यहाँ पर स्पष्ट दिखाई दे रहा है। आगे देखेंगे कितने दरवाजे हैं इसमें? 9। हर एक पंखड़ी के नीचे से एक दरवाजा खुलता है। प्रश्न नंबर 2 है, उत्तर प्रदेश में किस स्थान की ब्लैक पॉटरी प्रसिद्ध है? पहले भी आ चुका है सवाल, पहले भी सवाल आ चुका है। पहले भी आप ये देख चुके हैं, अच्छे से पढ़ भी चुके हैं इसके बारे में। उत्तर प्रदेश में किस स्थान के ब्लैक पॉटरी प्रसिद्ध है? निजामाबाद। लिखिएगा इसमें, ब्लैक पॉटरी काली मिट्टी, ब्लैक पॉटरी में काली मिट्टी का प्रयोग किया जाता है। काली मिट्टी का प्रयोग किया जाता है। इसी में लिखेंगे ब्लैक पॉटरी मौर्य काल से चली आ रही है। ब्लैक पॉटरी मौर्य काल से चली आ रही है। और ब्लू पॉटरी कहां से आई थी अंकित? सर ईरान से। हाँ, कौन लेकर के आए थे? सर मुगल। हाँ। अगला नंबर है, सांची जाना जाता है बौद्ध स्तूपों के लिए। बौद्ध स्तूपों के लिए। अशोककालीन शिलालेखों को पढ़ने में प्रथम सफलता किसने प्राप्त की थी? जेम्स प्रिंसेप। जैसे इसमें लिखा हुआ सांची जाना जाता है बौद्ध स्तूपों के लिए, ऐसा एक सवाल आता है, अजंता जाना जाता है किसके लिए? बौद्ध के जन्म जन्मांतर के लिए, वही बौद्ध के लिए जाना जाता है, जेम्स प्रिंसेप ने। ठीक है। कीर्ति स्तंभ कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। इसमें भी थोड़ा सा देखिए, कीर्ति स्तंभ यही है कीर्ति स्तंभ। आप
आप इस पर बैठ जाओ चाहे तो। कीर्ति स्तंभ कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में है। लिखिएगा, इसी में लिख लीजिएगा। 22 मीटर ऊंचा है कीर्ति स्तंभ, 22 मीटर ऊंचा है, जिसमें 7 मंजिलें हैं। जिसमें कितनी है? 7 मंजिलें हैं। जिसमें 7 मंजिलें हैं। इसमें दिखाई दे रही है, देखो 1 2 3 4 5 6 7। सात मंजिलें हैं। लिखिएगा इसी में। कीर्ति स्तंभ को जैन सेठ जीजाजी कथोड़ ने बनवाया था। जीजाजी कथोड़ ने बनवाया था। इनका नाम है ये। और लिखिएगा, इसमें पीछे लिख लीजिएगा। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में स्थित है। यह अपनी अद्भुत वास्तुकला और ऐतिहासिक महत्व के लिए जाना जाता है। यह अपनी अद्भुत वास्तुकला और ऐतिहासिक महत्व के लिए जाना जाता है। ये देख सकते हैं नक्काशी का वर्क। अद्भुत वास्तुकला और ऐतिहासिक महत्व के लिए जाना जाता है। आगे लिखेंगे, किसने बनवाया था ये? कथोड़ भोरवाल ने। अगला लिखेंगे, हाँ बघेरवाल भी बोलते थे। जैन सेठ जीजाजी बघेरवाल। लिखिए, यह मूल रूप से आदिनाथ को समर्पित है। अगली लाइन से लिखेंगे, कीर्ति स्तंभ अपनी 7 मंजिला संरचना और जटिल नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। आगे लिखेंगे, कीर्ति स्तंभ नीचे से 30 फीट चौड़ा। कीर्ति स्तंभ नीचे से 30 फीट चौड़ा और ऊपर से 15 फीट चौड़ा है। नीचे से 30 फीट है, ऊपर से 15 फीट चौड़ा है। आगे लिखेंगे,
स्तंभ पर विभिन्न देवी देवताओं, स्तंभ पर विभिन्न देवी देवताओं, ये देखे जा सकते हैं यहाँ पर, ये बने हुए हैं ना, ये देवी देवताओं के चित्र हैं। विभिन्न देवी देवताओं और जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां हैं। जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां हैं। अगली लाइन से लिखेंगे कीर्ति स्तंभ। आदिनाथ को समर्पित है। आदिनाथ की मूर्ति बनी हुई है इसके बीच में, देखिए यहां पर। अच्छा, आगे लिखेंगे स्तंभ पर आदिनाथ का जो लिख चुके हैं उसको छोड़ दिया करिए, बीच में मत बोलिए। स्तंभ पर आदिनाथ का 5 फीट ऊंची प्रतिमा लगी है। आदिनाथ की 5 फीट ऊंची प्रतिमा लगी है, बिल्कुल बीच में बनी हुई है आदिनाथ की। आगे लाइन से लिखेंगे कीर्ति स्तंभ की ऊंचाई। कीर्ति स्तंभ की ऊंचाई लगभग 22 मीटर है। लगभग 22 मीटर है। अगली लाइन से लिखेंगे कीर्ति स्तंभ चित्तौड़गढ़ के महाराणा कुंभा द्वारा, चित्तौड़गढ़ के महाराणा कुंभा द्वारा बनवाए गए विजय स्तंभ से लगभग 250 साल पुराना है। 250 साल पुराना है। विजय स्तंभ और कीर्ति स्तंभ में दोनों अलग अलग हैं, दोनों एक जैसे नहीं है। लिखिएगा सर पैन खत्म हो गया। लिखिए आगे और अभी विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में है। जिसे महाराणा कुंभा ने, इंपॉर्टेंट है, जिसे महाराणा कुंभा ने 15वीं शताब्दी में बनवाया था। 15वीं शताब्दी में बनवाया था। आगे लिखिएगा कीर्ति स्तंभ चित्तौड़गढ़ में है, ये भी चित्तौड़गढ़ में है, और कीर्ति स्तंभ भी चित्तौड़गढ़ में है, और विजय स्तंभ भी चित्तौड़गढ़ में है। दोनों ही चित्तौड़गढ़ के किले में है, दोनों ही राजस्थान में है, लेकिन दोनों क्या है, अलग अलग है। कीर्ति स्तंभ चित्तौड़गढ़ में है, जिसे जैन सेठ जीजाजी बघेरवाल ने 12वीं सदी में बनवाया था। आगे लिखेंगे कीर्ति स्तंभ 7 मंजिला है। देख पा रहे हैं इसमें कीर्ति स्तंभ 7 मंजिला है। कीर्ति स्तंभ कितना है, 7 मंजिला है। आगे लिखेंगे विजय स्तंभ 9 मंजिला है।
विजय स्तंभ 9 मंजिला है। विजय स्तंभ कितने मंजिला है? 9 मंजिला। देखिए इसमें दिखाई दे रहे हैं। यह है क्या? विजय स्तंभ। विजय स्तंभ की कितनी मंजिल है? 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 मंजिल है पूरी। आगे लिखेंगे। कीर्ति स्तंभ की ऊंचाई 22 मीटर है। विजय स्तंभ की ऊंचाई 122 फीट है। 122 फीट है। अगली लाइन से लिखेंगे। कीर्ति स्तंभ में कीर्ति स्तंभ में जैन धर्म से जुड़े चित्र मूर्तियां बनी हैं तथा विजय स्तंभ में हिंदू धर्म, भगवान विष्णु से संबंधित मूर्तियां हैं जो भगवान विष्णु को समर्पित है। अगला देखिए। सूर्यमुखी, अच्छा लिख लीजिए। लिखिएगा। सूर्यमुखी किसने चित्रित किया? हाँ, वान गॉग ने। में 1888 में लिख दीजिए। ये कैसी है? ऑयल पेंटिंग है। सूर्यमुखी इसी में लिख लीजिए। सूर्यमुखी के फूल को जीवन, खुशी, ऊर्जा, का प्रतीक माना जाता है। खुशी, ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। वान गॉग का बनाया हुआ है यह चित्र है सूर्यमुखी। कहां पर है ये? नेशनल गैलरी लंदन में है। नेशनल गैलरी लंदन। साइज लिख लीजिए इसका। 92.2 गुणा 73 सेंटीमीटर। 92.2 गुणा 73 सेंटीमीटर है इसका साइज। किसका बनाया हुआ है? वान गॉग का सूर्यमुखी। इंपॉर्टेंट सवाल है। कबीरदास जी ने निर्वाण कहाँ प्राप्त किया था? मगहर में। नहीं, मगहर। कबीरदास
कबीरदास हैं ये, महात्मा बुद्ध नहीं है। निफ्ट शैक्षणिक केंद्र किस क्षेत्र में कार्य कर रहा है? फैशन तकनीक में। गौतम बुद्ध ने निर्वाण कहाँ प्राप्त किया? कुशीनगर। प्रसिद्ध चित्र गुएर्निका को किसने चित्रित किया? पिकासो। मोम का प्रयोग कर किस विधि में चित्रण कार्य किया जाता है? वाटिक चित्रण। वाटिक में, वाटिक नहीं है, बाटिक है ये, बाटिक। ये है बाटिक पेंटिंग। लिखिएगा, मोम का प्रयोग कर किस विधि में चित्रण कार्य किया जाता है? किसमें किया जाता है? बाटिक पेंटिंग में। इंपॉर्टेंट सवाल है, पेपर में आएगा। लिखिएगा, इसके बारे में पीछे लिख लीजिएगा। लिखिए, बाटिक कला में, बाटिक कला में कपड़ों पर मोम का उपयोग करके कपड़ों पर मोम का उपयोग करके जटिल डिजाइन बनाए जाते हैं। जटिल डिजाइन बनाए जाते हैं। देखिए, इस तरीके के डिजाइन है भाई। ये बहुत सारे देखे होंगे सभी ने वैसे तो। दीपा ने नहीं देखे? ठीक है, लिखिए इसमें और। लिखिए, यह है बाटिक कला कला की दुनिया में सदियों से चली आ रही है, जो अपनी सुंदरता और विविधता के लिए प्रसिद्ध है। अगली लाइन से लिखेंगे, वाटिक के लिए क्या लिखा? सुंदरता और विविधता के लिए प्रसिद्ध है। अगली लाइन से लिखेंगे, थोड़ा फास्ट लिखिए। वाटिक कला में आमतौर पर, इंपॉर्टेंट सवाल है, आमतौर पर सूती या रेशमी कपड़े का उपयोग किया जाता है। बाटिक कला में सबसे पहले कपड़े पर मनचाहा डिजाइन बनाया जाता है। अगली लाइन से लिखेंगे, डिजाइन के अनुसार कपड़े पर डिजाइन के अनुसार कपड़े पर पिघला हुआ मोम लगाया जाता है। पिघला हुआ मोम लगाया जाता है।
अगली लाइन से लिखेंगे, मोम उन हिस्सों को ढक लेता है, मोम उन हिस्सों को ढक लेता है जिन्हें रंगने से बचाना है, जिन्हें रंगने से बचाना है। आगे लाइन से लिखेंगे, मोम लगाने के बाद, मोम लगाने के बाद मोम लगाने के बाद कपड़े को रंग में डुबोया जाता है, कपड़े को रंग में डुबोया जाता है। अगली लाइन से लिखेंगे, रंग सूखने के बाद कपड़े से मोम को हटाया जाता है, अगली लाइन से लिखेंगे, इंपॉर्टेंट है, बाटिक कला में आमतौर पर, बाटिक कला में आमतौर पर प्राकृतिक रंगों का प्रयोग करते हैं। अगली लाइन से लिखेंगे, भारत इंडोनेशिया जावा, कॉमा लगा करके, भारत इंडोनेशिया जावा मलाया और अफ्रीका के, मलाया और अफ्रीका के कुछ हिस्सों में, कुछ हिस्सों में बाटिक कला, बाटिक कला, कुछ हिस्सों में बाटिक कला भारत इंडोनेशिया जावा मलाया और अफ्रीका के कुछ हिस्सों में बाटिक कला बहुत ही लोकप्रिय है। अगली लाइन से लिखेंगे, गुजरात राजस्थान पश्चिम बंगाल, गुजरात राजस्थान पश्चिम बंगाल में इसे बातिक भी कहा जाता, बातिक, बे आ ते ई के, बातिक भी कहा जाता है, बातिक भी कहा जाता है। अगली लाइन से लिखेंगे, बाटिक कला की उत्पत्ति 19वीं शताब्दी में, बाटिक कला की उत्पत्ति 19वीं शताब्दी में इंडोनेशिया से हुई। बाटिक को भी जीआई टैग मिल चुका है, ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है। जीआई टैग कौन से सन में चालू हुआ था? 2004 से चालू हुआ था जीआई टैग मिलना। आगे लिखेंगे, किस शहर के नीली पॉटरी के लिए जाना जाता है? इसके एकमात्र चित्रकार कौन है? जयपुर को जाना जाता है, कृपाल सिंह शेखावत है, कृपाल सिंह शेखावत हैं। अगली लाइन से लिखेंगे, कृपाल सिंह शेखावत को ब्लू पॉटरी का जादूगर भी कहा जाता है। ये इसके बारे में मैं पहले बहुत सारा पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, दिखाने की जरूरत नहीं है बोर्ड पर। ओके, अगला है, विल्लड़ और चंपावती की प्रणय लीला का चित्रण कहाँ किया गया है? चौर पंचाशिका के चित्रों में। कागज पर बने ग्रंथों में सबसे पहला ग्रंथ जैन चित्र शैली का कौन सा है? 1370 ईस्वी का कल्पसूत्र है,
1060 ईस्वी का कल्प सूत्र है। जो प्रसिद्ध है वो 1370 का ही है। कल्प सूत्र को अंग आगम, इसी में लिख लीजिए, कल्प सूत्र को अंग आगम व सतखंडागम भी कहा जाता है। सतखंडागम, अंग आगम व सतखंडागम भी कहा जाता है। पंद्रह नंबर देखेंगे, कल्पसूत्र की कौन सी प्रति स्वर्णाक्षरों में लिखित है? जौनपुर के बादशाह हुसैन सरकी के समय में चित्रित 1467 ईस्वी की प्रति जो बड़ौदा के ज्ञान मंदिर में सुरक्षित है। जौनपुर के बादशाह हुसैन शाह सरकी के समय में चित्रित। असल में इस तरीके का सवाल आएगा नहीं, ठीक है, लेकिन ये जो मुख्य सवाल है उनको क्या है, ये बल प्रदान करते हैं। ऐसे सवाल संख्या बढ़ाते हैं। जैन शाह सरकी के समय में चित्रित 1467 1467 की प्रति जो बड़ौदा के ज्ञान मंदिर में सुरक्षित है। कहां पर रखी हुई है? ज्ञान मंदिर में, जो बड़ौदा के ज्ञान मंदिर में सुरक्षित है। देखिए, इस प्रश्न पत्र में क्या है ना, जगह कम है लिखने के लिए, ठीक है। तो जिस प्रश्न का उत्तर इधर नहीं आता है तो बैक साइड में नंबर डाल करके लिखेंगे। किस प्रश्न का उत्तर लिख रहे हैं आप, उसका नंबर डालेंगे, नहीं तो पता नहीं चलेगा किसका है उत्तर। किस ग्रंथ में केवल अलंकरण ही किया गया है? भगवती सूत्र की 1062 ईस्वी की प्रति में, 1062 ईस्वी की प्रति में, उसमें क्या है? चित्रों के स्थान पर केवल अलंकरण ही किया गया है। चित्रों के स्थान पर केवल अलंकरण ही किया गया है। सबसे पहले चित्रित कृति ताड़पत्र पर लिखित पांडुलिपि कौन सी? वे किस काल की है? निशीथ चूर्णी है। सिद्धराज जयसिंह का राज्यकाल 1100 ईस्वी की। सिद्धराज जयसिंह का राज्यकाल 1100 ईस्वी की। पाक शास्त्र का ग्रंथ न्यामतनामा किसके राज्यकाल में लिखा गया? ग्यासुद्दीन खिलजी 1469 से 1500 ईस्वी। लॉर्ड चंदा के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट है। 1500 ईस्वी। लॉर्ड चंदा के लेखक कौन है? मुल्ला दाऊद। भारतीय चित्रकला की प्रमुख विशेषता क्या है? लिखिएगा, यह रेखा प्रधान है, आलंकारिक तथा काल्पनिक है। यह रेखा प्रधान है, आलंकारिक तथा काल्पनिक है। आलंकारिक तथा काल्पनिक है। नायिका के भेद, इसमें क्या है? यह रेखा प्रधान है, आलंकारिक तथा काल्पनिक है। लिख लिया? हाँ, भाव भी आ जाएगा। इसमें कई सारे आ सकते हैं। नायिका के कितने भेद हैं? वह श्रेष्ठ नायिका कौन सी है? वात्स्यायन कृत कामसूत्र में नायिका के 3 भेद हैं, स्वकीय, परकीय और सामान्य। स्वकीय, परकीय और सामान्य, जिनमें स्वकीय श्रेष्ठ नायिका है। स्वकीय श्रेष्ठ नायिका है। अगला है, कोटा शैली के प्रमुख चित्रकार कौन है? लिखिए, लक्ष्मी नारायण, रघुनाथ, गोविंद राय। इनके अलावा भी और कोई आ सकते हैं, ठीक है। हाँ, क्योंकि उसमें ऑप्शन नहीं है।
साहिब राम किस शैली का प्रसिद्ध चित्रकार था? जयपुर शैली का। बाबर द्वारा भारत में लाई गई शाहीनामा की एक सचेत प्रति अंग्रेजों द्वारा अपहृत करके कहां ले जाई गई? एशियाटिक सोसाइटी लंदन। एशियाटिक सोसाइटी लंदन। अगला है मुरक्का क्या है? सूक्ष्म चित्रकला के एल्बम है। मुरक्का क्या है? सूक्ष्म चित्रकला के एल्बम है। मुगलों के पूर्वज कौन थे? मंगोल थे, जो मध्य एशिया से आए थे। मंगोल थे जो मध्य एशिया से आए थे। मुगलों की दरबारी भाषा क्या थी? फारसी। मुगलों की दरबारी भाषा क्या थी? फारसी। अगला सवाल है, बादशाह नामा के रचयिता कौन थे? बादशाह नामा के रचयिता कौन थे? लिखिएगा। बादशाह नामा के रचयिता कौन थे? अब्दुल हमीद लाहौरी। अब्दुल हमीद लाहौरी। ये है अब्दुल हमीद लाहौरी। सामने है अब्दुल हमीद लाहौरी। अब्दुल हमीद लाहौरी कौन थे? ये इतिहासकार थे। किसके काल में? मुगल काल के इतिहासकार थे। लिखिएगा, इसमें और लिखिएगा। बादशाह नामा में शाहजहां का, छोटा छोटा लिख दीजिए, बादशाह नामा में शाहजहां का आधिकारिक इतिहास है। आधिकारिक इतिहास है। बादशाह नामा में शाहजहां काल के, बादशाह नामा में शाहजहां काल के पहले 20 वर्षों का विस्तृत वर्णन किया गया है। बीस वर्षों का विस्तृत वर्णन किया गया है। लिखिए, बादशाह नामा की प्रति पांडुलिपि। पांडुलिपि किसे कहेंगे? जो हाथ से लिखी हुई है। पांडुलिपि विंडसर कैसल में सुरक्षित है। जो ये चित्र देख रहे हैं, विंडसर कैसल लिख लिया। ये जो चित्र किसका है? ये अब्दुल हमीद लाहौरी का। कौन थे ये? इतिहासकार थे। किसके समय के थे? मुगल काल में भी किसके समय के थे? शाहजहां के। जो शुरू का 20 साल का जो कार्य था, जो 20 साल का जो शासन काल था, उसको इन्होंने लिखा था। किसमें? बादशाहनामा में, बादशाहनामा ग्रंथ में। और जो भी, वे ध्यान से सुनिए बात थोड़ा, जो भी चित्रकार बादशाह शाहजहां के समय में हुए थे, उनका वर्णन भी इसी इतिहास में हुआ है। जो भी मुख्य घटनाएं थी, वो सारी इस ग्रंथ में लिखी हुई हैं। जितने लोगों से इनका मेल जोल था, आदान प्रदान था, आयात निर्यात होता, वो सब भी इसी ग्रंथ में लिखा हुआ है। जितने भी इनके अच्छे कार्य थे, वो सारे जो अब्दुल हमीद लाहौरी थे, इन्होंने इस ग्रंथ में संजो करके रखे। इसीलिए उसने लिखा है शुरू के 20 वर्ष का, शुरू के जो शाहजहां, जैसे ही शाहजहां वो बने थे बादशाह, उनके शुरू के 20 वर्षों का सारा
लेखा जोखा अब्दुल हमीद लाहौरी ने किसमें लिखा? बादशाहनामा में लिखा था। लिखिएगा अब आगे। वर्तना, परदाज किसे कहते हैं? कितनी वर्तना मानी गई हैं? लिखिए उत्तर में, रंगों की सहायता से गोलाई दर्शाना वर्तना कहते हैं। रंगों की सहायता से गोलाई दर्शाना वर्तना कहलाता है। लिखिएगा बिंदु वर्तना, बिंदु वर्तना जिसको दाना परदाज भी कहते हैं, बिंदु वर्तना को दाना परदाज भी कहते हैं। दूसरा है पत्र वर्तना, तीसरा है हैरिक वर्तना, हैरिक वर्तना। कहीं पर लिख दीजिए परदाज का अर्थ, लिख लीजिए कहीं पर, पीछे लिख दीजिए चाहे तो। परदाज का अर्थ सृजन, सृजन, कौमा उठान, उठान, कौमा ढंग, कौमा अंदाज, कौमा शौर्य, कौमा सज्जा या सजावट, कौमा व्यस्तता, कौमा प्रस्तावना, प्रस्तावना। अगला सवाल लिखेंगे, देखो इसमें लिखा हुआ है सुल्तान अब्दुल हमीद लाहौरी। हाँ खान लाहौरी, लाहौर कहते हैं इसलिए लाहौरी कहते हैं, खान लिखा हुआ है, कहीं लिखा हुआ है सर इधर मिटा हुआ है हल्का सा, छाया प्रकाश भी आएगा इसमें परदाज का। हाँ जी। अगला सवाल देखेंगे, मुगल सम्राट अकबर ने किस मंदिर के लिए भूमि दी थी? इंपॉर्टेंट सवाल है। स्वर्ण मंदिर अमृतसर के लिए। तुर्की व फारसी में, ये कई बार मैं पहले भी बीच में बता चुका हूं, तुर्की व फारसी में अनुवादित बाबर की आत्मकथा किस नाम से जानी जाती है? बाकात ए बाबरी, बाकात ए बाबरी। रचना काल था इसका 1589, 1589। सर जी बाबर नाम आप तो जो के हाँ जी, अलग है ये नहीं यही है। यही है। पंचतंत्र की कथाओं का अनुवाद किस में मिलता है? अयार दानिश। फास्ट लिखिए थोड़ा। जहांगीर का आत्मचरित्र किस पुस्तक में मिलता है? तुजुके जहांगीरी। चश्मे नूर महल किसने और कहां बनवाया था? जहांगीर ने बनवाया था अजमेर में। मुगल शैली की चित्रण विधि किन नामों से जानी जाती है? टिपाई, कॉमा लगा कर लिखिएगा, गदकारी, गदकारी, कॉमा खुलाई, कॉमा घुटाई आदि। आगे है, लाल किला की नींव कब रखी व किसने रखे, किसके कितने समय में बन गया था? शाहजहां ने रखी थी 1639 में। 9 वर्ष 3 माह, 9 वर्ष 3 माह में बना और 60 लाख रुपए खर्च हुआ था। शाहजहां ने 1639 ईस्वी में 9 वर्ष 3 माह का समय लगा और 60 लाख रुपया खर्च हुआ था। अगला है, शेरशाह ने पुराने किले के अंदर किस मस्जिद का निर्माण करवाया था? किला-ए कुहना, किला-ए कुहना। 38 नंबर है, बहमनी राज्य साम्राज्य किसके द्वारा व कब स्थापित किया गया?
अलाउद्दीन हसन बहमन शाह द्वारा। अलाउद्दीन हसन बहमन शाह द्वारा। अलाउद्दीन हसन बहमन शाह द्वारा 1347 में। 1347 में। अगला है, किस चित्र को अली शाह ने हीरों से सजाया? निजाम उल मुल्क आसफ जहां द्वितीय के चित्र को। निजाम उल मुल्क आसफ जहां द्वितीय के चित्र को। अगला है, पाश्चात्य प्रभाव से निर्मित किसी एक चित्रकार का नाम बताइए। हाँ, चित्र का नाम बताइए। उद्यान में राजकुमार। बीजापुर की स्थापना कब और किसने की? 1490 में यूसुफ आदिल शाह ने। 1490 में यूसुफ आदिल शाह ने। नुजूम अल उलूम में क्या है? 876 चित्र हैं, 140 नक्शे तथा तालिकाएं हैं। 876 चित्र हैं, 140 नक्शे तथा तालिकाएं हैं। इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय 1580 से 1627 ईस्वी किस उपाधि से विभूषित थे? इनके प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम बताइए। जगत गुरु व नवरस। जगत गुरु व नवरस, किताब नौरस। ग्रंथ का नाम है किताब नौरस। अगला है, किताब नौरस का परिचय किसने दिया? कवि जुहरी। कवि जुहरी। चार मीनार का निर्माण किसने कराया? मोहम्मद कुली ने। मोहम्मद कुली। पेंटेड हैंगिंग्स किस क्षेत्र में मिलते हैं? मसूलीपट्टनम। मसूलीपट्टनम। मसूलीपट्टनम नगर के किनारे अंग्रेजों द्वारा स्थापित की जाने वाली कार्यशाला के अध्यक्ष कौन थे? विलियम मैथबोल्ड। विलियम मैथबोल्ड। कांगड़ा का सबसे अधिक कला प्रेमी राजा कौन था? वह कब गद्दी पर बैठा? राजा संसार चंद 10 वर्ष की आयु में 1775 में गद्दी पर बैठा था। 10 वर्ष की आयु में 1775 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। अगला है, आनंद कुमार स्वामी कौन थे? प्रसिद्ध विद्वान, लेखक, जो भी लिखा है। म्यूजियम ऑफ फाइन आर्ट के क्यूरेटर, समीक्षक, कुछ भी लिखा है उनसे संबंधित तो सही करेंगे। संसार चंद के दरबार में अभिनंदन क्या कहा जाता था? लाहौर परापत। लाहौर परापत। बसोली शैली के सौंदर्य को सर्वप्रथम किसने पहचाना? अजीत घोष। डोगरा आर्ट गैलरी कहाँ है? जम्मू। गढ़वाल शैली का पता कब और किसने लगाया? 1908 में मुकुंदी लाल ने। मुकुंदी लाल। दमदम भवन कहाँ है? मंडी। बसली जमाना किसे कहते हैं? कई कागजों को एक साथ चिपकाकर मोटा करने को बसली जमाना कहते हैं। कई कागजों को एक साथ चिपकाकर मोटा करने के काम को बसली जमाना कहते हैं। अब सहा का अर्थ क्या है? हाशिए पर सोने के तबक का छिड़काव। हाशिए पर सोने के तबक का छिड़काव।
हाशिए पर सोने के तबक का छिड़काव लिख लिया। काले रंग की वर्तिका को प्रारंभ में क्या कहते थे? कालांजन वर्तिका। कालांजन वर्तिका। इसके सामने लिखेंगे इसे अरहर और इमली की लकड़ी, इसे अरहर और इमली की लकड़ी को जलाकर बनाया जाता था। लकड़ी को जलाकर बनाया जाता था। देखिए, एक मिनट सुनिए। जो अभी ये तबक का छिड़काव आया था जो हाशिए पर, जो मुगल कालीन चित्रकार थे उनमें सबका काम अलग अलग बटा हुआ होता था। जैसे उनकी सीटें बनी होती थी, एक यहाँ, एक इसके बराबर में, एक इसके बराबर में, एक इसके बराबर में। मतलब उनके बैठने का स्थान था या उनके बैठने के कमरे थे इस तरीके से। तो पहले जो चित्रकारी का काम था, सबसे पहले हाशिया खींचने के लिए उस डिपार्टमेंट में जाता था जहां हाशिया खींचने का काम था। तो आपने देखा भी होगा, कोई किसी में सिद्धहस्त था, कोई किसी में सिद्धहस्त था, कोई किसी में सिद्धहस्त था। ऐसे चित्रकारों को जो जिस कार्य में सिद्धहस्त होता था उसको उसी डिपार्टमेंट में भेज दिया जाता था। मान लिया जो हाशिया अच्छा बनाता था उसको हाशिए वाले में भेज दिया, जो नक्काशी का काम अच्छा कर रहा है उसको नक्काशी वाले डिपार्टमेंट में भेज दिया जहां उसकी प्रतिभा और निखर करके सामने आएगी। तो जो एक चित्र था वो कई हाथों से होकर के गुजरता था। तो इसीलिए जो इस कार्य को पहचानने की क्षमता किस मुगल शासक में थी? जहांगीर में थी। वो चित्र को देख करके पहचान लेता था इसमें आंखें किसने बनाई हैं, इसमें नक्काशी का कार्य किसने किया है, या इसमें फ्लावर फूल किसने बनाए हैं। वो उसमें ये क्षमता थी। किसमें थी? जहांगीर में क्षमता थी। आगे लिखेंगे। कंपनी शैली के चित्रकार शिवलाल के चचेरे भाई का नाम क्या था? शिवदयाल। शिवदयाल यह भारतीय ढंग की आकृतियां बनाया करता था। भारतीय ढंग की आकृतियां बनाया करता था शिवदयाल। कंपनी शासन काल के अंतर्गत भवन निर्माण की शैली को क्या कहा गया था? कोलोनियल शैली। कोलोनियल शैली। जो कोलोनियल शैली से बिल्डिंग बनी है, जो दिल्ली का लाल किला है वो कोलोनियल शैली से ही बना हुआ है। अगर प्रश्न आता है दिल्ली का लाल किला किस शैली के अंतर्गत आता है तो कौन सी शैली आएगी उसमें? कोलोनियल शैली। कोलोनियल शैली। अगर आ जाता है कलकत्ता का हाई कोर्ट किस शैली के अंतर्गत बना है तो कोलोनियल शैली के अंतर्गत बना है। अगर मुंबई का हाई कोर्ट आता है तो वो कोलोनियल शैली के अंतर्गत ही बना है। जितने भी अंग्रेजों के काल के हाई कोर्ट हैं वो अधिकतर इसी शैली से बने हुए हैं। इंपॉर्टेंट सवाल है, शैली पूछी जा सकती है। 1786 ईस्वी से 1793 ईस्वी के मध्य भारत आने वाले दो प्रसिद्ध प्राकृतिक चित्रकार कौन थे? थॉमस डैनियल तथा टिली कैटल। थॉमस डैनियल और विलियम डैनियल। थॉमस डैनियल और विलियम डैनियल या टिली कैटल। थॉमस डैनियल तथा विलियम डैनियल ने जल रंग की किस पद्धति का परिचय दिया? एक्वाटिंट। एक्वाटिंट। एक्वाटिंट क्या है? प्रिंट मेकिंग तकनीक है। तकनीक है। इसमें क्या करते हैं? प्रिंट को तांबे के तबक पर स्थानांतरित करने के लिए इस तकनीक का प्रयोग किया जाता है। तांबे की प्लेट पर इस तकनीक को स्थानांतरित करने के लिए एक्वाटिंट तकनीक का प्रयोग किया जाता है। तांबे की प्लेट होती हैं उस पर इसको स्थानांतरित करने के लिए इस तकनीक को एक्वाटिंट तकनीक बोलते हैं। यथार्थवादी चित्रकार ठाकुर सिंह कहाँ के थे? अमृतसर के थे। सर जॉर्ज वाट द्वारा कौन सी पुस्तक संपादित की गई थी? इंडियन आर्ट एंड दिल्ली। इंडियन आर्ट एंड दिल्ली। कलकत्ते में पंजाब फाइन आर्ट एसोसिएशन की स्थापना किसने की? ठाकुर सिंह ने की। 7 उल्लुओं का घर के नाम से
किस विदेशी कलाकार का घर है? आगोस्तो सोफ्ट। आगोस्तो सोफ्ट 7 उल्लुओं का घर के नाम से प्रसिद्ध है। राजा रवि वर्मा का विवाह किससे हुआ था? त्रावणकोर की रानी लक्ष्मीबाई की बहन थी पुरोरुत्ता ली नाल। पुरो लिखिए मेरे साथ साथ, पुरो रुत्ता ली नाल, पुरो रुत्तानी लाल। इनसे हुआ था 1866 में। पुरोरुत्ताली नाल, ने आल है नाल, पुरोरुत्ता ली नाल 1866 में हुआ था। 66 नंबर ही सवाल है। राजा रवि वर्मा के गुरु कौन थे? वे किस शैली से संबंधित थे? गुरु अलायगिरी नायडू तंजौर शैली से संबंधित थे। गुरु अलायगिरी नायडू। राम वर्मा व राज वर्मा किसके थे? रवि वर्मा के पुत्र व मामा का नाम था राज वर्मा व राज वर्मा। रवि वर्मा का पुत्र था राम वर्मा और मामा का नाम था राज वर्मा। चित्रालय गैलरी कहाँ थी? त्रिवेंद्रम। रवि वर्मा का जो पुत्र था उसका नाम था राम वर्मा और मामा का नाम था राज वर्मा। पहले पढ़ चुके हैं जब आपको इनके बारे में पढ़ा था, रवि वर्मा के बारे में। त्रिवेंद्रम। चित्रालय गैलरी कहाँ है? त्रिवेंद्रम। आनंद कैंटिस कुमार स्वामी का जन्म कहाँ हुआ? श्रीलंका के कोलंबो नगर में। श्रीलंका के कोलंबो नगर में। 1913 में आनंद कैंटिस कुमार स्वामी की कौन सी पुस्तक प्रकाशित हुई? कला एवं स्वदेशी। अवनींद्रनाथ टैगोर का जन्म कब व कहाँ हुआ? 1871 में जोड़ासा को। रूपम नामक प्रसिद्ध कला पत्रिका का प्रकाशन कब से प्रारंभ हुआ? इंपॉर्टेंट सवाल है। 13 अप्रैल 1919। 13 अप्रैल 1919 से। उन्नीस ईस्वी में जलियांवाला बाग हत्याकांड ओसी गांगुली का पूरा क्या 1919 से जलियांवाला हत्याकांड से। अच्छा, रूपम पत्रिका को छपने में गवर्नर थे एक लॉर्ड रोनाल्डो, जिन्होंने सहायता प्रदान करी थी। गवर्नर लॉर्ड रोनाल्डो ने सहायता प्रदान की थी। और ओसी गांगुली की सिफारिश भी करी थी इन्होंने। अगली लाइन से लिखेंगे, ओसी गांगुली का पूरा नाम क्या है? अर्धेंदु चंद गांगुली। अर्धेंदु चंद गांगुली। ओकाकुरा कौन थे? भारत कब आए व उनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या था? ओकाकुरा जापानी लेखक व चित्रकार थे। ओकाकुरा जापानी लेखक व चित्रकार थे। 1902 ईस्वी में पुस्तक का नाम है आइडियल ऑफ द ईस्ट। आइडियल ऑफ द ईस्ट। इसमें 3 सवाल हैं। ओकाकुरा कौन थे? ओकाकुरा जापानी लेखक व चित्रकार थे, हो गया। भारत कब आए? 1902 में आए। तीसरा है उनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है? आइडियल ऑफ द ईस्ट। यानी कि एक प्रश्न है लेकिन उत्तर 3 ही प्रश्न है, 3 ही उत्तर है इसके। ऐतिहासिक पत्रिका भारती का आरंभ कब हुआ? सन 1877 ईस्वी में। बंगाल स्कूल की प्रमुख विशेषता क्या थी? कोमल धूमिल वर्ण संयोजन एवं ल्यात्मक भावपूर्ण रेखांकन। और भी कोई विशेषता लिख सकते हैं, इसकी विशेषताएं बहुत सारी हो सकती हैं। हाँ जी, बहुत सारी विशेषताएं हो सकती हैं। रविंद्रनाथ टैगोर ने किस कलाकार को जापान से भारत भेजा था?
अराई कानपो और एक था हिंसिदा सुमो। इन दोनों को याकोहामा से ताइकान की प्रतियां लाने के लिए भेजा था। याकोहामा ताइकान की प्रतियां लाने के लिए भेजा था। हाँ हिसिदा वही लाने को भेजा था। याकोहामा ताइकान की प्रतियां लाने के लिए भेजा था इनको। अवनींद्रनाथ के घर में कौन से दो जापानी चित्रकार 2 वर्ष तक रहे? याकोहामा ताइकान तथा हिसिदा। इटली के किन कलाकारों में अवनींद्रनाथ ने कला की शिक्षा ग्रहण की? सिनोर गिल्हार्डी एवं चार्ल्स पामर से। चार्ल्स पामर, थोड़ा फास्ट लिखिए। रविंद्रनाथ के कहने पर अवनींद्रनाथ ने किसके चित्रों को चित्रित किया? चंडीदास एवं विद्यापति। चंडीदास एवं विद्यापति। अवनींद्रनाथ टैगोर द्वारा चित्रित किसी एक प्रमुख श्रृंखला का नाम बताइए। अरेबियन नाइट्स। अरेबियन नाइट्स मैं आपको दिखा चुका हूं बोर्ड पर। अरेबियन नाइट्स की क्या है? श्रृंखला है, चित्रों की श्रृंखला बनी हुई है। अगला लिखेंगे वास चित्रांकन के लिए अवनींद्रनाथ धरातल के रूप में क्या प्रयुक्त करते थे? इंग्लैंड का बना कार्ट्रिज पेपर। नंदलाल बोस का जन्म कब और कहां हुआ और पिता का क्या नाम था? 3 दिसंबर 1882 को। 3 दिसंबर 1882 को खड़गपुर बिहार में। और पिता का क्या नाम था? चंद्र बसु। चंद्र बसु। रविंद्रनाथ टैगोर के पितामह तथा पिता का क्या नाम था? प्रिंस द्वारिकानाथ। हाँ पितामह तथा देवेंद्रनाथ टैगोर पिता। प्रिंस द्वारकानाथ तथा देवेंद्रनाथ टैगोर। बड़ा प्रश्न पत्र है ये थोड़ा। रविंद्रनाथ टैगोर की, इसमें है तो 125 है सवाल, लेकिन है ये कम से कम 250 सवाल। रविंद्रनाथ टैगोर की किस पुस्तक को वह कब नोबेल पुरस्कार मिला? गीतांजलि को मिला सन 1913 में। यामिनी राय का जन्म कब व कहाँ हुआ? इनके पिता का क्या नाम था? सन 1887 को हुआ। मृत्यु हुई थी 1972 को। बांकुरा में हुआ इनका जन्म और पिता का नाम था राम रतनु राय। राम रतनु राय। 1887 को जन्म हुआ, 1972 को मृत्यु हुई और बांकुरा में इनका जन्म हुआ और पिता का नाम था राम रतनु राय। हंगरी में किस महिला कलाकार का जन्म हुआ? अमृता शेरगिल का। अमृता शेरगिल दिखाने की जरूरत नहीं है, कई बार दिखा चुके हैं। अमृता शेरगिल के माता व पिता का नाम बताइए। माता का नाम क्या था? हाँ मारिया आंतवानेत। ये कहाँ की थी? हंगेरियन थी। और गायिका किसकी थी? ओपरा की गायिका थी। पिता का नाम था उमराव सिंह शेरगिल और पति का नाम क्या था? विक्टर एगान। बहुत बार आ चुका है। गगनेंद्रनाथ टैगोर का जन्म कब हुआ व उनके पिता का क्या नाम था? 1867 में। जन्म कब हुआ? 1867 में। पिता का नाम क्या था? गुणेंद्रनाथ। और उनके पिता का क्या नाम था? गुणेंद्रनाथ। रविंद्रनाथ टैगोर के क्या थे? ये चचेरे भाई थे। बंगाल होम इंडस्ट्री एसोसिएशन किस कलाकार ने खोला? गगनेंद्रनाथ टैगोर ने खोला। सर जे स्कूल ऑफ बम्बई किसके दान से आरंभ हुआ? 1857 ईस्वी में पारसी उद्योगपति थे सर जमशेद जी जीजाजी भाई टाटा, जिनका फोटो मैंने लगा रखा है व्हाट्सएप पर।
ग्लैडस्टोन सोलोमन कौन थे? जे स्कूल ऑफ आर्ट के डायरेक्टर थे। लिखा नहीं। जमशेदजी जीजाजी भाई टाटा उद्योगपति थे। सर रतन टाटा जी उनके पिताजी थे। हाँ जी। ग्लैडस्टोन सोलोमन कौन थे? जे स्कूल ऑफ आर्ट के डायरेक्टर थे। बेंद्रे ने किस विदेशी चित्रकार से ग्राफिक की शिक्षा ली थी? अरमिन लैंडेक से। अरमिन लैंडेक। नीरज मजूमदार का दूसरा नाम क्या था? वे अपने चित्रों में कौन सी लिपि प्रयोग करते थे? नीरज चौधरी और देवनागरी लिपि का प्रयोग करते थे। चांदनी रात चित्र के कलाकार का नाम बताइए। गोपाल घोष। गोपाल घोष। ये है गोपाल घोष की पेंटिंग। गोपाल घोष पारितोष सेन के गुरु का क्या नाम था? देवी प्रसाद राय चौधरी। देवी प्रसाद राय चौधरी किसके लिए प्रसिद्ध हैं? मूर्ति कला के लिए। कल्याण सेन के दो प्रसिद्ध चित्रों के नाम बताइए। एक सवाल डीपी राय चौधरी का 100% आता ही आता है, ठीक है, अच्छे से पढ़ा चुके हैं, बहुत अच्छे से देख चुके हैं आप उसको। देवी प्रसाद राय चौधरी लिख लिया। कल्याण सेन के दो प्रसिद्ध चित्रों के नाम बताइए। मुखर सौंदर्य, टेम्स पर रविवार की सुबह। इनके अलावा भी कोई बच्चे लिख सकते हैं तो वो सही कर सकते हैं उसको। नॉर्मन ब्लंडर मेमोरियल मेडल प्राप्त करने वाले कलाकार का नाम बताइए। नीरज मजूमदार। इसको नीरज मजूमदार भी बोलते हैं। कला क्या है? किसकी रचना है? टॉल्स्टॉय की रचना है। चगताई कौन थे? इनका पूरा नाम बताइए। चगताई जो थे अपनी बाबू के ही शिष्य थे। इन्हें रंगों का सम्राट भी कहा जाता है। ये 100% आता है सवाल। रंगों के सम्राट के नाम से कौन से कलाकार को जाना जाता है? अब्दुल रहमान चगताई को। पूरा नाम क्या है? अब्दुल रहमान चगताई। कार्यकाल रहा इनका 1897 से 1975। एन.एस. बेंद्रे का जन्म समय में पूरा नाम बताइए। नारायण श्रीधर बेंद्रे और जन्म हुआ 1910, मृत्यु हुई 1992 में इंदौर में। के हैबर का पूरा नाम व जन्म बताइए। कटिंगेरी कृष्ण हैबर। कटिंगेरी कृष्ण हैबर। जन्म समय है 1912, मृत्यु हुई थी 1996। जन्म मृत्यु पेपर में आती नहीं है। 1912 हाँ, और 1996 में मृत्यु हो गई थी। प्लेटो के दर्शन के आधार पर सौंदर्य के दो भेद कौन कौन से हैं? परम सौंदर्य, संबंध युक्त सौंदर्य। परम सौंदर्य और संबंध युक्त सौंदर्य। काव्य शास्त्र नामक ग्रंथ के रचयिता कौन थे? अरस्तु। संबंध युक्त सौंदर्य। काव्य शास्त्र नामक ग्रंथ के रचयिता थे अरस्तु। कला विलास के रचयिता कौन थे? कश्मीर के पंडित क्षेमेंद्र। इंपॉर्टेंट सवाल है। कला में अभिव्यक्ति के लिए क्या सहायक है? आंतरिक प्रेरणा। आंतरिक प्रेरणा। आंतरिक प्रेरणा लिख दिया। सादृश्य क्या है? किसी वस्तु या कृति के साथ उसकी प्रतिकृति की समानता को प्रदर्शित करना, यानी कि हूबहू चित्र बनाना सादृश्य है। आधुनिक कला की देन क्या है? व्यक्तिवाद की स्थापना। व्यक्तिवाद की स्थापना। 110 नंबर सवाल है। जापान में ग्राफिक प्रिंट बनाने की पद्धति को क्या कहते हैं? उकीओए। उकीओए। चाक्षुष्य कलाएं कौन सी होती हैं? जो दृष्टिगत हैं, जैसे चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला। जो दृष्टिगत हैं
जैसे चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला। तीनों कलाएं कैसी हैं? चाक्षुष्य कलाएं हैं। सवाल पूछा जाता है इसमें से, निम्नलिखित में से चाक्षुष्य कला कौन सी है? तीनों दे देता है या उपरोक्त सभी, या दो दे देता है, तब पूछेगा ए और बी, या इनमें से कोई एक देता है। किसी भी तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है। किसी चित्र में बना सूखा पेड़ किसका प्रभाव उत्पन्न करने में सहायक बनाता है? निराशा, वीराना, नकारात्मकता और चिंतन। सूखा पेड़ किसके पीछे बनाया था? तो भिखारी का चित्र हमने आपको पढ़ाया था, उसके पीछे बनाया था। निराशा, वीराना, नकारात्मकता और चिंतन। एक नवीन कलाकार सर्वप्रथम किस प्रकार सीखता है? अनुकरण से। अनुकरण परंपरा के प्रतिनिधित्व दार्शनिक कौन थे? प्लेटो थे। पेलाक्रा ने प्रकृति को क्या माना है? डिक्शनरी माना है। One paints not with the hands but with the brain। किसकी युक्ति है? यानी कि कोई सिर्फ दिमाग से पेंट नहीं करता। किसकी युक्ति है? माइकल एंजेलो की है। माइकल एंजेलो। भारतीय कला चिंतन का विशिष्ट अन्वेषण क्या है? रस है। किस ग्रंथ के अनुसार श्रृंगार आदि रस माना गया है? अग्निपुराण। आश्रय किसे कहते हैं जिसके मन में रस उत्पन्न होता है? रस का प्रमुख विचार किसमें हुआ? भरत मुनि कृत नाट्य शास्त्र में रस का प्रथम विचार हुआ। भरत मुनि कृत नाट्य शास्त्र में रस का प्रथम विचार हुआ। इतिहासकार पर्सी ब्राउन ने किस काल को मकबरों का काल कहा है? संयद एवं लोधी काल को। दिल्ली सुल्तानों में से किसने नागौर जोधपुर के निकट अतरदीन का दरवाजा बनवाया था? गयासुद्दीन बलबन ने। किस ग्रंथ में तैमूर वंश से लेकर अकबर के 1577 तक का चित्रण है? तारीखे खानदान ए तैमूरिया। ये खुदाबख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी पटना में है। तारीखे खानदान ए तैमूरिया खुदाबख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी पटना में रखा हुआ है। अनवर ए सुहेली क्या है? यह एक ग्रंथ है जो भारतीय पंचतंत्र का ईरानी संस्करण है। तूतीनामा क्या है? एक ग्रंथ है ये भी जिसमें तोते का प्रेमालाप है, जिसमें 103 चित्र हैं। तोते का प्रेमालाप है और इसमें 103 चित्र हैं। ये प्रश्न पत्र खत्म भाई।